हम अभी पढ़ रहे थे रनिंग वाटर के बारे में। लास्ट क्लास हमारी रनिंग वाटर से थी। रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट स्ट्रीम फॉर्म में, लीनियर कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, और लीनियर फ्लो, और दूसरा होता है ओवरलैंड फ्लो, ठीक है। पढ़ रहे थे हम रनिंग वाटर का लैंड फॉर्म्स के इवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन या क्या इंपैक्ट पड़ता है। दो कंपोनेंट्स है, पहला मैंने बताया स्ट्रीम फ्लो, दूसरा ओवरलैंड फ्लो। स्ट्रीम फ्लो हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास में, ठीक है। वैसे ये एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक है, ये रनिंग वाटर है हमारा, एक ही टॉपिक है रनिंग वाटर में। इसमें स्ट्रीम फ्लो फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट में ओवरलैंड फ्लो है। आज हम ओवरलैंड फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। ओवरलैंड फ्लो में क्या होता है कि देखिए, स्ट्रीम लीनियर फ्लो में स्ट्रीम मतलब नालियों में, वैलीज में पानी बहता है। मतलब वैलीज का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, दो ऊंची जगहों के बीच में जो निचला स्थान होता है उसको हम वैली बोलते हैं, प्लेस होता है जहां पे कि स्लोप होता है। सारा पानी, कोई भी अगर पानी पड़ेगा तो वहीं से निकलेगा, उसको हम वैली बोलते हैं। लेकिन वैली हर जगह तो नहीं हो सकती, या ऐसा तो नहीं है कि जहां प्लेन होगा, मान लीजिए कोई जगह ऊंची तो है लेकिन वहां पे वैली नहीं बन पा रही है, तो वहां भी तो पानी पड़ेगा ना, बारिश तो वहां भी होगी तो पानी निकलेगा भी, है ना। तो वहां पे जो फ्लो होगा उसको हम ओवरलैंड फ्लो करेंगे। अब उस ओवरलैंड फ्लो का जो इंपैक्ट है लेंथ ऑफ इवोल्यूशन में, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो जिसमें कि वैली बन रही थी, उसका इंपैक्ट हमने पढ़ लिया। यहां पे ओवरलैंड का फ्लो का जो इंपैक्ट है बिल्कुल अलग तरीके से। एम जो है दोनों का सेम है, इरोजन करना, ठीक है, प्लेन कर देना सब कुछ। समझ गए कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। ओवरलैंड फ्लो कॉजेज शीट इरोजन। ओवरलैंड जो फ्लो है उससे शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन मतलब मान लीजिए ये एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, यहां से नीचे की तरफ स्लोप है, यहां पे पानी गिरा तो ये पानी जो है ये इस तरीके से नीचे बहेगा, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा यहां पे। और जब ये आएगा तो अपने साथ, पानी जब आएगा तो अपने साथ सेडिमेंट्स को भी बाइंड कर लेगा, है ना। वो सेडिमेंट सारे क्या होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा एक लेयर ही चली जाएगी ऊपर से, पानी के साथ साथ एक छोटी सी पतली सी लेयर ही चली जाएगी। लेयर कितनी जा रही है, ठीक है, वो डिपेंड करता है रेनफॉल कितनी फ्रीक्वेंटली होती है और कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतनी ज्यादा लेयर वो इरोड होती चली जाएगी, शीट इरोजन उतना ज्यादा होगा। तो ये इरोजन जो होता है ओवरलैंड फ्लो में स्टार्टिंग में शीट फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ लैंड सरफेस एंड ओवरलैंड फ्लो में कॉन्सेंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ। अब यहां पे थोड़ा सा जो है झमेला आ जाता है। क्या आ जाता है कि जो हमारा लैंड सरफेस है वो भले कितना प्लेन हो, वो बुक की तरह प्लेन तो नहीं हो सकता। ऐसे मार्बल जो हमारा फर्श जो होता है उसकी तरह प्लेन तो नहीं हो सकता ना, वहां पे भी ऊंचा नीचा जरूर होता है। ऊंचा नीचा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी नीचे वाले हिस्से में ज्यादा बहेगा, है ना, तो वहां पे इरोजन भी ज्यादा होगा। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने वाली यहां पे जो आगे आएगा, अभी आप याद रखिएगा कि जब पानी बहता है किसी सरफेस के ऊपर तो रॉक्स के ऊपर बहता है। रॉक्स में होते हैं मिनरल्स अलग अलग टाइप के, कुछ मिनरल्स वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, कुछ कम सोल्यूबल होंगे। जहां पे ज्यादा भले लैंड सरफेस कितना भी प्लेन हो, जहां पे सोल्यूबल मिनरल्स होंगे, वाटर में सोल्यूबल मिनरल्स, वहां पे इरोजन ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे अपने आप क्या होगा, सरफेस कटाव ज्यादा होगा तो गहरा हो जाएगी, नाली बन जाएगी। जहां पे सोल्यूबल नहीं है वहां पे कम होगा इरोजन, ठीक है। तो क्या बोलता है कि यहां पे भी फिर धीरे धीरे क्या होता है, इरेगुलरिटीज की वजह से, लैंड की वजह से ऊपर नीचे ऊपर उबड़ खाबड़ सरफेसेस बन जाते हैं। कहीं पे इरोजन ज्यादा हो रहा है, कहीं पे इरोजन कम हो रहा है, बस ये फर्क है। समझ गए, ये ओवरलैंड फ्लो में होता है एक टाइम के बाद। बिकॉज ऑफ शेयर फ्रिक्शन। शेयर फ्रिक्शन कैसे हो रहा है, ऑफ कॉलम ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी ऊपर से बह रहा है तो फ्रिक्शन तो करेगा ही ना, है ना। क्या होगा उस फ्रिक्शन की वजह से, माइनर एंड मेजर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑन द लैंड आर रिमूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो क्या होगा, माइनर और मेजर क्वांटिटी, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, जो लैंड सरफेस है वो इरोड हो जाएगा, वो पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन करेगा, मेटल्स को बाइंड करेगा। मेटल फ्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, मेटल जो मेटल है, मटेरियल है, वो अपना सरफेस छोड़ देगा पानी के फ्रिक्शन की वजह से। और क्योंकि पानी बाइंड कर लेता है, बाइक्लोड होता है, तो पानी उसको बाइंड करके नीचे ले जाएगा, तो वो जो होगा स्लोप से नीचे की तरफ वो मटेरियल सारा चला जाएगा। समझ आ गया तक, एंड ग्रेजुअली स्मॉल एंड नैरो रिल्स विल फॉर्म। समझ आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं मैं। ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, सिंपल सी बात है, कहानी सिर्फ इतनी सी है। ये हमारा प्लेन सरफेस है, इस पे पानी पड़ा है, यहां पे पानी गिरा तो पानी बहना नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे सरफेस उबड़ खाबड़ है, कहीं पे नीचा है कहीं ऊंचा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा ही होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी जहां पे नीचा है वहां पे ज्यादा इरोड कर लेता है कई बार,
या कई बार क्या होता है जहां ऊंचा है लेकिन मिनरल सोल्यूबल है तो भी पानी ज्यादा इरोड कर लेता है, तो जहां से इरोजन ज्यादा होगा वहां छोटी छोटी पतली नालियां सी बन जाएंगी। पहाड़ों में देखे ना हल्के हल्के झरने होते हैं, वो ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, रिल्स विल फॉर्म, पतली पतली नालियां होती हैं, बहुत पतली पतली नालियां होती हैं, वो दिखता है कि हाँ यहां कभी पानी बहा होगा। अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखो तभी पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है ये थोड़ा एरिया थोड़ा सा नीचा है, उस तरीके से ज्यादा बहुत ज्यादा दिखते नहीं है वो। फिर क्या होता है, दीज रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। अब रिल्स तो फॉर्म हो गई लेकिन बारिश तो फिर अगले साल भी होगी, है ना, और वो एरिया ऑलरेडी ज्यादा इरोडेड है, तो वो रिल्स वाइडन और डीपन भी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। दीज रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। पहले नालियां छोटी छोटी थी, छोटी छोटी थी, कहीं पे कहीं आ रही कहीं से कहीं निकल रहा है, अब वो सब बड़ी बन जाएंगे और उनको बोलेंगे, उनकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और उनकी विड्थ बन जाएगी, और उनको हम फिर क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे गलीज, GUIIAS। पहले रिल्स बनती है छोटी छोटी नालियां, फिर बड़ी नालियां बनती हैं जिनकी लंबाई भी ज्यादा होती है विड्थ भी ज्यादा होती है, उनको हम गलीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दीज गलीज दीज गलीज विल फर्दर डीपन। अब ये जो गलीज है वो फिर दोबारा डीपन होंगी, वाइडन लेंथन एंड यूनाइट टू गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ वैलीज। और फिर क्या होगा, अब ये पहले छोटी छोटी थी, पतली पतली थी, इनकी लेंथ भी कम थी, अब ये गलीज और ज्यादा वाइड हो जाएंगी, और ज्यादा वाइड हो जाएंगी, फिर क्या होगा, और ज्यादा लंबी हो जाएंगी। पहले क्या था, सिर्फ इतने एरिया में थी, फिर आगे ओवरलैंड फ्लो हो रहा था, फिर एक यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, अब ये दोनों मिल जाएंगी, इनकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, इनकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, और ये डिपेंड हो जाएंगी, और दे विल गिव राइज टू वैलीज, और फिर वैलीज बन जाएंगी। जैसे कि क्या, ऊंचे हिस्सों के बीच में नीचा हिस्सा। समझ आ गया, कहने का मतलब ओवरलैंड फ्लो पे ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, शीट इरोजन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे इरेगुलरिटी की वजह से कहीं पे इरोजन ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, जहां पे इरोजन ज्यादा हो रहा है वहां पे गहरा हो जाएगा, डीपन हो जाएगा थोड़ा सा, ऑब्वियस सी बात है ना। वहां से इरोजन ज्यादा होगा, मिट्टी ज्यादा जाएगी तो वहां पे गहरा हो जाएगा, तो छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, उनको हम रिल्स बोलते हैं। वो नालियां रिल्स जो होती है जब ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि पानी गिर रहा है बार बार, बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, तो वो रिल्स जो फिर किसमें डेवलप हो जाती है, थोड़ी और बड़ी बन जाती है, उनको हम गलीज बोलते हैं, लंबी भी होती है रिल्स से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद वो गलीज जो होती है, फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होता था पानी गिरने का, तो उसकी वजह से वो गलीज जो फिर धीरे धीरे किसमें डेवलप हो जाती है, नेटवर्क ऑफ वैलीज में। तो जहां पे एक ओवरलैंड, एक प्लेन सरफेस था, वहां पे वैलीज बन चुकी है, मतलब इतना ज्यादा इरोजन हो गया है, एक प्लेन सरफेस था, पहले एक प्लेन सरफेस था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ ऊंचा नीचा हो गया, यहाँ पे ऊंचा यहाँ पे ये नीचा हो गया, ये फिर ऊंचा हो गया, यहाँ पे ये सॉरी, ये मैं इस तरीके से दिखाता हूं आपको। पहले यहाँ पे प्लेन सरफेस था, पहले यहाँ पे हमारा प्लेन सरफेस था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे गलीज डेवलप हो गई, गलीज डेवलप हुई, रिल्स डेवलप हुई, रिल्स के बाद गलीज, फिर वैलीज। तो क्या हुआ, ये एरिया हमारा ऊंचा हो गया, ये एरिया हमारा नीचा हो गया, बीच में क्या हुआ, बीच में हमारी वैली डेवलप हो गई, एक यहां हो गई, इसी तरीके से एक यहां हो गई, ठीक है। और ये जो ऊंचा हिस्सा है, इनके बीच में जो नीचे वैलीज बनी, इनमें पानी बहता है, इस तरीके से डेवलपमेंट हो गई है, समझ गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब इनमें लैटरल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोप भी तो कम हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो जब स्लोप कम होगा तो जो नीचे वाला इरोजन है, डाउनवर्ड इरोजन है, वो कम हो जाएगा और लैटरल इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो पता ही है हमें। लैटरल इरोजन जब स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये और ज्यादा पानी फैलता रहेगा और ये पूरा का पूरा फ्री प्लेन, इसकी ओवरऑल हाइट कम हो जाएगी, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं आगे। चलिए ओवरलैंड फ्लो में हमने पढ़ लिया, ओवरलैंड फ्लो में कैसे काम करता है, इरोजन होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो कहीं जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पहले रिल्स बनेंगी, रिल्स के बाद गलीज बनेंगी, गलीज के बाद फिर वैली बन जाएंगी। अब वैली बन चुकी है तो अगेन स्टीम इरोजन स्टार्ट हो गया, लीनियर इरोजन फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, मतलब पहले वाला फॉर्म रनिंग वाटर का, है ना, हो गया। अब फिर क्या होगा, आगे आगे कहानी पढ़ते हैं। चलिए, इन द अर्ली स्टेज चल रही स्टीम इरोजन की। द डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच इरेगुलरिटीज सच एज वाटरफॉल कैस्केड्स विल बी रिमूव्ड। अर्ली स्टेज है हमारा, मैं आपको देखिए, ये हमारा अर्ली स्टेज है, ये हमारा प्लेन है, अब इसमें वैली बन चुकी है, वैली बन रही है तो स्टीम इरोजन हो रहा है, यहाँ पे स्टीम की वजह से बीच में ये हिस्सा जो हमारा ऊंचा हो गया, यहाँ पे बीच में जो है निचला हिस्सा जिसमें कि पानी बह रहा है, हो गया, ये पानी हमारा बह रहा है। लेकिन
अब ये जो इरोजन है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, अभी भी स्लोप ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो क्या होगा, डाउनवर्ड कटिंग करेगा, नीचे की तरफ काटेगा, नीचे की तरफ काटेगा, अपने बेस को काटेगा, अपने बेस को काटेगा, मतलब इस लोअर लेंथ की जो नीचे की तरफ काटता रहेगा। समझ? इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि रास्ते में अगर कोई वाटरफॉल या कास्केट मतलब जो पहाड़ से पानी गिरेगा, वो क्या होता है, वो जो पानी कैस्केट से गिरता है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो झरना। कैसे, मैं आपको बताता हूं, वो झरना टोटली इरोड हो जाएगा। कैसे होता है, मान लीजिए हमारा प्लेन है, ये हमारा एक यहां से वैली बन चुकी है, पानी बह रहा है इस प्लेन पे, यहां पे ये हमारा झरना है, स्ट्रीम है, यहां से पानी गिर रहा है इस तरीके से, ये हमारा पानी इधर से जा रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, समझ आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, विच इरेगुलरिटी सच ए वाटरफॉल एंड कैस्केड्स विल बी रिमूव, ये इरेगुलरिटी जो रिमूव हो जाएगी, कैसे रिमूव हो जाएगी, हमने भी क्या पढ़ा कि पानी जो है वो डाउनवर्ड कटिंग कर रहा है, मतलब अपने बेस की तरफ कटिंग कर रहा है, यहां नीचे की तरफ कटिंग करेगा, यहां नीचे की तरफ कटिंग करेगा, यहां नीचे की तरफ कटिंग करेगा, यहां करेगा नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये कटिंग धीरे 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 ऊपर का सब इरोड हो जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आ गया। तो जो वाटरफॉल और कैस्केड्स जो होते हैं, कैस्केड मतलब जब कहीं ऊंची जगह से नीचे पानी गिरता है, वो जो है वो रिमूव हो जाते हैं डाउनवर्ड कटिंग की वजह से। ये हमारा ऐसा हो गया। तो धीरे धीरे ये वैली पहले ऐसे जा रही थी, लेकिन इरोजन हो रहा है नीचे की तरफ, ये हिस्सा इरोड कर रहा है, ये पानी तो नीचे की तरफ इरोड करेगा ना, तो ये धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा और पानी अब कैसे बहेगा, पानी अब ऐसे बहेगा, ऐसे अब होगा। समझ आ गई पहली लाइन। फर्स्ट स्टेज में ये होता है। सेकंड मिडिल स्टेज में क्या होता है, स्ट्रीम्स कट देयर बेड स्लोवर। अब क्या कर रहा है, क्योंकि जब ये काटेगा तो धीरे धीरे स्लोप भी कम हो जाएगा, अपना डाउन बेड काटेगा तो धीरे धीरे उसका स्लोप भी कम होगा। अरे यार ये ऐसे चल रहा है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप कम है ना, ऑब्वियसली बात है, यहां पे स्पीड ज्यादा होगी तो यहां पे ज्यादा काटेगा नीचे की तरफ, यहां पे भी काटेगा नीचे की तरफ, यहां पे कम काटेगा। ठीक है, अगर ये हर साल 5 सेंटीमीटर काट रहा है तो ये हर साल 3 सेंटीमीटर काटेगा। अभी इन दोनों में डिफरेंस जो है 100 सेंटीमीटर का, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिफरेंस है 100 सेंटीमीटर का है, से 100 cm एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, आज से कुछ हजार साल बाद यहां पे इरोजन ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा, तो धीरे 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 इसकी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, स्लोप बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा, अब स्लोप कम हो गया, अब यहां पे भी स्पीड कम है, यहां पे 3 की है तो यहां पे 3.5 की मान लो, या हो सकता है 3 की ही हो। तो क्या होगा, स्लोप यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे 3 की है, यहां पे क्या पता 2.5 2.5 की हो गई हो, यहां भी कम हो जाएगी स्पीड, या 2 की हो गई हो, तो ओवरऑल स्पीड कम हो गई है। तो अब जब स्पीड कम हो जाएगी, तो मैंने पहले बताया था, तो अब ये डाउनवर्ड कटिंग नहीं करेगा, अब ये लेटरल साइड में कटिंग करेगा। समझ आ रहा है, तो अब ये साइड में कटिंग करेगा, अब अगेन साइड में कटिंग करेगा, साइड में कटिंग करेगा, तो लेटरल इरोजन ऑफ द वैली साइड्स बिकम सीवियर, तो लेटरल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये क्या कर रहा था, ये मान लीजिए 2 ऊंचे एरिया है, इनके बीच में पानी बह रहा है, स्ट्रीम इनके बीच में आ रहा है, अभी तक नीचे की तरफ कटिंग कर रहा था, अपने ही नीचे कट कर रहा था, वैली वो और गहरी होती जा रही थी, वैली बन गई, वैली और गहरी हो रही है। लेकिन अब क्या करेगा, क्योंकि स्पीड जब कम हो जाएगी सेकंड स्टेज में, तो ये इधर और इधर इरोड करेगा। तो अब ये जो इरोड, इस लेटरल इरोजन से क्या होता है, लेटरल इरोजन से ये जो ऊंचा हिस्सा है ये धीरे धीरे इरोड होकर के प्लेन होने लगता है। बस समझाया था मैंने लास्ट क्लास में आपको, एक बार फिर से बताता हूं। जब इधर की तरफ कटिंग करेगा तो ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, और ये हिस्सा जो ऊपर का है इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ग्रेविटी का, तो नीचे टूट के गिर जाएगा। ऐसे होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एंड में ये सब ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सबको इरोड कर लेगा। समझ आ गया, ये अच्छे से बताऊंगा जीएस में और जरा एक्सप्लेन करके। चलिए, ग्रेजुअली द वैली साइड्स आर रिड्यूस, और धीरे धीरे वैली की जो साइड्स है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, एंड लोअर द स्लोप्स, और स्लोप जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सब इरोड ही करना, प्लेन करना है। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिवाइड्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर लाइकली वाइज लोवर्ड, तो डिवाइड्स ड्रेनेज बेसिन में सुनना यहां पे, क्या पाया था हमने, एक हमारा क्या है, हमारा ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, ओवरलैंड फ्लो में गलीज बनी, रिवाइज बनी, फिर नेटवर्क ऑफ वैलीज बन गया, मतलब जगह जगह पे वैली बन रही है, जगह जगह पे वैली बन रही है, इसका मतलब जगह जगह पे ऊंची जगह भी है। तो वैलीज कैसी होती हैं,
यहाँ पे ऊंची जगह है, यहाँ पे, अरे यार फिर से सॉरी ब्लू मार्कर ले लिया मैंने। ये हमारा ऊंची जगह है, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पानी बह रहा है, ये वैली बन गई। फिर यहाँ पे ऊंची जगह है और फिर यहाँ पे ऊंची जगह है, ये जो नीची जगह है यहाँ पे ब्लू कलर का पानी बह रहा है। समझ आ गया? तो क्या होगा, डिवाइड बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन्स आर लाइकली वाइज डाउनवर्ड। जब स्लोप कम हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं, until they are almost completely flattened, leaving finally a lowland of faint relief with some low resistant remnants called monagnotes standing out here and there। क्या होगा, पानी नीचे रह रहा है, पानी का स्लोप अब कम हो गया, वैली ने अब वैली डीपन होना स्टॉप हो गया, वैली ब्रोड हो रही है, इधर और इधर लैटरल इरोजन हो रहा है। तो ये इधर काटेगा, ये इधर काटेगा और इधर काटेगा और ये इधर इधर काटेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो ऊंचे हिस्से हैं ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा होगा ना, पानी अब इधर इधर काट रहा है, वैलीज खत्म हो जाएंगी, तो थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, ये सब कट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा प्लेन, और पानी फिर दोबारा ओवरलैंड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा उसके बाद, जब ये और जो ऊंचे हिस्से वो भी इरोड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो यहां पे मैं एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया यहाँ पे, अंटिल ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैट, द डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर लोअर। डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या है, ये मुझे आपको समझाना था जरा। ये हमारा अपलैंड है, ये हमारा अपलैंड है, ये हमारा अपलैंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पानी बह रहा है, ड्रेनेज यहां से हो रहा है, ठीक है। ये इधर भी काट रहा है, ये इधर भी काट रहा है, ये इधर भी काट रहा है, ये इधर भी काट रहा है। इस वाले को लेते हैं फिलहाल हम, ठीक है। इधर से ये आगे बढ़ रहा है, इधर से ये आगे बढ़ रहा है, नदी चौड़ी होती जा रही है, पानी का रास्ता लो अपलैंड जो है वो नीचा होता जा रहा है। तो क्या होगा, इनके बीच का जो डिवाइड था, जो इनको डिवाइड कर रहा था ऊंचा हिस्सा, दोनों ड्रेनेज को अलग अलग, वो खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे धीरे धीरे। समझ आया इस लाइन का मतलब, द डिवाइड्स बिटवीन ड्रेनेज बेसिन्स आर लाइकवाइज लोअर। तो डिवाइड जो है दो ड्रेनेज बेसिन के बीच है वो लोअर हो जाते हैं, अंटिल, कब तक की नहीं, अंटिल दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैटन, जब तक कि वो कंप्लीटली फ्लैटन नहीं होता, सब कुछ एकदम बराबर नहीं हो जाता, लिविंग फाइनली, और एंड में क्या बचता है, एक लोलैंड ऑफ फेंट, बहुत ही कम दिखते हैं हमें, लोलैंड हो जाती है, रिलीफ विद सम लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स, कुछ लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स बच जाते हैं, कॉल्ड मोनोग्नोथ। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कर्नाटका कोस्ट पे छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, मतलब बड़े पत्थर हमारे हिसाब से, माउंटेन्स के हिसाब से छोटे पत्थर, ठीक है, कंपेरिजन टू, उनको मोनोग्नोथ बोलते हैं। क्या होगा, अरावली का भी पहाड़ है बहुत छोटे, यही प्रोसेस जब चलता रहेगा तो अरावली की हाइट और कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत जो स्लोप है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे कहीं छोटे छोटे पत्थर दिखेंगे, 20 फुट के, 30 फुट के, 50 फुट के, है ना, उनको मोनोग्नोथ बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये सब फ्लैटन हो जाएगा और कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े मोनोग्नोथ ही बचेंगे बस, ठीक है। इस रीफ को हम पेनिक्लेन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज ए रिजल्ट ऑफ स्टीम इरोजन इज कॉल्ड पेनिक्लेन। स्टीम इरोजन से इस टाइप का जब कोई लैंडफॉर्म बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बनता है, उसको हम पेनिप्लेन बोलते हैं। पेनिप्लेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट अ प्लेन एंड ऑलमोस्ट प्लेन, लगभग प्लेन ही है वो। थोड़े बहुत मोनोग्नोथ हमें इधर उधर मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत स्लोप मिल सकता है, लेकिन वो लगभग प्लेन ही है। तो स्ट्रीम इरोजन में रनिंग वाटर का इंपैक्ट हमने पढ़ लिया, कैसे इरोजन होता है, पहाड़ कैसे, अभी तक मैं आपको बताता आ रहा था हर क्लास में कि पहाड़ जो एक दिन प्लेन्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, डाउनवर्ड कटिंग होगी पहले, फिर लैटरल इरोजन होगा, पहले डाउनवर्ड इरोजन फिर लैटरल इरोजन, डाउनवर्ड इरोजन लैटरल इरोजन। तो डाउनवर्ड से वैली की हाइट, वैली की डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है, और लैटरल इरोजन से जो ऊंचे रिलीफ है उनकी हाइट घटेगी, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो इस तरीके से दोनों तरफ ही काम चलता रहता है। ये डिपेंड करता है पानी का स्लोप कितना है, स्लोप ग्रेडियंट कितना है, पानी का फ्लो, पानी का जो स्पीड कितनी है। जब स्पीड ज्यादा होगी तो वैली इरोजन ज्यादा होगा, मतलब डाउनवर्ड इरोजन ज्यादा होगा। जब स्लोप कम होगा, स्पीड कम होगी, तो साइड में इरोजन ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है कि जब स्पीड ज्यादा होगी पानी की तो वो नीचे काटेगा, अपने नीचे, अपने सरफेस जिस पे बेड पे बह रहा है उसको काटेगा। जब उसकी स्पीड कम होगी तो साइड में काटेगा, बस इतना सा, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें एक चीज और बचती है, रनिंग वाटर में स्टेजेस बचती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा ना, इन अर्ली स्टेज, इन मिडिल स्टेज, इनको भी 3 नाम दिए हैं, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड। तो स्ट्रीम इरोजन से ये यहाँ पे लिखा भी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेज ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट इन रनिंग वाटर रेजिम्स में भी समराइज एज फॉलोज, यंग, यू, मैच्योर एंड ओल्ड। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये 2 वीडियो हो गई इस टॉपिक की, इनको आप अच्छे से पढ़िए, कुछ समझ नहीं आया कमेंट कीजिए, दोबारा पढ़ा दूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब करनी है। थैंक यू।